हेलो बच्चों। तो हमने सेकंड लेक्चर में अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा हमने उसमें पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस और इसके बाद हमने उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कवर कर लिया था। अभी लेक्चर नंबर 3 है, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोइटस या इंटरकोर्स बोलते हैं जिसे, यहाँ पर क्या होता है, इसमें सेमेन का क्या होता है, रिलीज़ होता है। ठीक है, सेमेन रिलीज़ होगा कहाँ से, पेनिस के द्वारा, और वो जाएगा वेजाइना के अंदर। ठीक है, तो वही लिखा है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सेमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, कि सेमेन पहुँच रहा है वेजाइना के अंदर, इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। जो मोटाइल स्पर्म रहता है वो ध्यान रखिएगा, वो स्विम करता है, ठीक है, रैपिडली स्विम करता है और पास होगा, देखिए कहाँ से, और पास होगा थ्रू दी सर्विक्स, वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा और वो सर्विक्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू दी सर्विक्स एंटर इनटू दी यूट्रस, सर्विक्स के द्वारा यूट्रस के अंदर, और फाइनली चला जाएगा वो एम्पुलरी रीजन में ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो जैसे ही पेनिस से रिलीज़ हुआ सेमेन, ठीक है, तो सेमेन का जो स्पर्म रहता है वो मोटाइल होता है, स्पर्म पार्ट जो रहता है वो मोटाइल होता है, और वो वेजाइना से एंटर करते हुए सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस, और फाइनली जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है एक्चुअल में, ठीक है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग जो होनी है वो होनी है एम्पुला रीजन में, जो कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट पढ़ा था हमने, मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसी टाइम पर क्या हुआ होगा, ओवुलेशन हुआ होगा, ओवम रिलीज हुआ होगा ओवरी से। ठीक है, और ये भी ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, एम्पुला वाले रीजन में आ जाएगा, जहाँ पर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कौन सी प्लेस पे होता है, एम्पुलरी रीजन पे होता है। ठीक है, पहले की एनसीईआरटी में लिखा था एम्पुलरी अस्थम। ठीक है, हाँ, पहले की एनसीईआरटी में कुछ और लिखा था, बट आप अभी की एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्चुअल में एम्पुला रीजन में होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक साथ हो। ठीक है, कहाँ पर, एम्पुलरी रीजन तक। ठीक है, तभी क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसलिए जो सभी कॉपुलेशन है वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं दर्शाते। ठीक है, इसलिए जो कोई भी इंटरकोर्स, ठीक है, बहुत सारे इंटरकोर्स हुए तो उसमें से कुछ ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है किसी में, और वो प्रेग्नेंट हो पाते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न ध्यान रखिएगा, असर्जन रीजन बन सकता है कि फर्टिलाइजेशन की, आपका क्वेश्चन पूछे, मतलब असर्जन है, फर्टिलाइजेशन कैन अकर्स ओनली इफ दी ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू दी एम्पुलरी रीजन। सही बात है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कॉपुलेशन लीड्स टू, नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो ध्यान रखिएगा कि सभी कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी नहीं दर्शाते। क्यों नहीं दर्शाते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म और ओवम का ट्रांसपोर्ट होना एक साथ होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका लिखा है, देखिए, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम फर्टिलाइजेशन, ये हम जानते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम का क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ जोना पेलोसिडा लेयर। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था सेकेंडरी ऊसाइड जो लेयर होती है, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइड के ऊपर क्या आ जाता था, जोना पेलोसिडा की लेयर आ जाती थी। ठीक है, तो ओवम के ऊपर जो जोना पेलोसिडा की लेयर है उसके कांटेक्ट में आएगा सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म। ठीक है, और इसके अंदर इंड्यूस होंगे चेंजेस इन दी मेम्ब्रेन, और ये ब्लॉक कर देगा एडिशनल एंट्री ऑफ दी स्पर्म को। ध्यान रखिएगा, एक ओवम को फर्टिलाइज सिर्फ एक ही स्पर्म कर सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि उसके ऊपर जो जोना पेलोसिडा की लेयर है ओवम के ऊपर, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ही एक स्पर्म उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे और वो ब्लॉक कर देगी बाकी स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, तो एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। तो दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। ठीक है, इसके अलावा सिक्रीशन मैंने बताया था स्पर्म का, जब हमने डायग्राम देखा था, तो एक्रोसोम होता था। ठीक है, एक्रोसोम होता था, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता था, जो है जिसके अंदर एंजाइम्स होते थे। ठीक है, जो कि हेल्प्स करते थे आपके ओवम के ओवम को ओवम की लेयर्स को ब्रेक करने के लिए। तो देखिए, वही लिखा है, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम।
तो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम तक जाना है स्पर्म को, तो उसके लिए हेल्प कौन कर रहा है? ये एक्रोसोम के एंजाइम हेल्प करते हैं, इसके सीक्रेशन हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये किस किस के थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में जाएगा? जो ना पेलिसोडा लेयर हो गया, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो इन दोनों के थ्रू स्पर्म फाइनली पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में, ठीक है, जहाँ पर एक्चुअली साइटोप्लाज्म में क्या है? न्यूक्लियस है ओवम का, ठीक है। तो दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब मियोसिस सेकंड क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड मियोटिक डिवीजन क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बताया था, ठीक है, जब टर्शरी फॉलिकल बना था आपका। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो सेकंड प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें? सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता था आपका सेकेंडरी oocyte में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब स्पर्म एंटर करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ दी ओवम में, ठीक है, साइटोप्लाज्म ओवम, तब क्या हो जाएगा? सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का। और सेकेंडरी oocyte अब फाइनली आपका सेकंड मियोटिक डिवीजन इज अनइक्वल, ये भी अनइक्वल होता है, ठीक है, और रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम बनेगा, या ऊटिड भी बोलेंगे उसे, ठीक है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से आपका क्या क्या बना था? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ था तो सेकेंडरी oocyte बना था और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। अब सेकंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या क्या बना है आपका? सेकंड मियोटिक डिवीजन से सेकंड पोलर बॉडी बनी है और एक ओवम बना है, या उसे oocyte बोलते हैं, सॉरी उसे ऊटेड बोलते हैं, ठीक है, ओवम या ऊटेड। क्लियर है बात? इसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। हैप्लॉइड ही आपका स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम हो गया, तो ये डिप्लॉइड क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे, ठीक है। और इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर पूछे हैं तो 23 स्पर्म में थे, 23 ओवम में थे, तो डिप्लॉइड बन गया 2n बन गया, तो ये 46 जाइगोट में हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद देखिए, हमें ये पता है क्रोमोसोम पैटर्न इन दी ह्यूमन फीमेल में होता है XX एंड मेल का क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है? XY होता है, ठीक है। ऑल दी हैप्लॉइड गैमीट ओवम हो ये प्रोड्यूस बाय फीमेल, ठीक है, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम X होता है, ठीक है, जबकि मेल गैमीट जो रहता है स्पर्म के अंदर, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है, 50-50% चांस है, ठीक है। तो इसलिए 50% ऑफ दी स्पर्म कैरी करेंगे इन एक्स क्रोमोसोम और 50% स्पर्म कैरी करेंगे वाई क्रोमोसोम, ठीक है, वाई। तो जब फ्यूज़ होगा मेल एंड फीमेल गैमीट, तो दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, XX और XY, डिपेंडिंग ऑन चांसेस पे कि X और Y कौन सा फर्टिलाइज हुआ है ओवम के साथ, कौन सा क्रोमोसोम फर्टिलाइज हुआ है, कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है ओवम के साथ, ठीक है। तो जाइगोट अगर XX हुआ तो वो डेवलप होगी फीमेल बेबी की तरह, और अगर XY बना तो वो मेल बेबी की तरह क्या होगा? डेवलप होगा, ठीक है। तो डेट इज़ वाई सिग्निफिकेंटली इट इज़ करेक्ट टू से डेट सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय फादर। तो ध्यान रखिए, इसके अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो सेक्स ऑफ द बेबी रहता है कि वो मेल बनेगा कि फीमेल, वो डिटरमाइन या किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? तो वो फादर के द्वारा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्स और वाई के चांसेस 50-50% रहते हैं, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट एट दी जाइगोट। अब देखिए जाइगोट, ठीक है, तो जाइगोट में अब होगा मियोटिक, सॉरी नहीं, माइटोसिस होगी, ठीक है। जाइगोट आपका 2n है, अब 2n ही बना रहेगा क्योंकि हमारी बॉडी 2n ही रहती है, ठीक है, डिप्लॉइड होती है। तो अब ये जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होंगे बहुत सारे, ठीक है। और जाइगोट जो रहता है वो मूव करता जाएगा किसकी तरफ? इस्थमस की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। और इसे ओविडक्ट, हाँ, इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, इसे क्या बोलेंगे? क्लीवेज बोलेंगे, ठीक है। और टूवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16, जस्ट डबल, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है ना, ठीक है। और इन सेल को हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल को ब्लास्टोमियर बोलेंगे। तो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, देखिए कि यहाँ पे जो बी डायग्राम है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब 1 से 2 बना, 2 से 4 सेल बनी डी में, और डी के बाद ई में 4 से 8 बन गए आपके, ठीक है। इसी प्रकार से होता रहता है, क्लियर है बात? ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो क्लीवेज क्या है? बेसिकली क्लीवेज माइटोटिक डिवीज़न होते हैं जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है। और ये क्या बनाएंगे? ब्लास्टोमियर बनाएंगे 2, 4, 8,
16, ठीक है। एम्ब्रियो जो रहता है, ठीक है, एम्ब्रियो विथ 8 to 16, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला जो एम्ब्रियो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभी एक मिनट, उसे हम, हाँ, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो को बोलते हैं मॉरुला। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत आईएमपी है कि जब एम्ब्रियो के अंदर जाइगोटी डेवलप होता है एस दी एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के अंदर जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर सेल्स, डॉटर सेल्स मिलती हैं तो उसे मॉरुला बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मॉरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस क्या चला रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो 8 से 16 वाले डॉटर सेल या ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, मॉरुला बोलेंगे। मॉरुला अगेन फिर से आगे और डिवाइड होगा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। और ये फाइनली पहुंच जाएगा कहाँ तक, यूट्रस तक। कहाँ तक पहुंच गया, यूट्रस, ठीक है। ब्लास्टोमियर इन दी ब्लास्टोसिस्ट, ध्यान रखिएगा कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बहुत सारी ब्लास्टोमियर सेल्स हैं या डॉटर सेल्स हैं। ये अरेंज हो जाएंगी दो लेयर्स में, आउटर लेयर को बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट और इनर ग्रुप ऑफ सेल को बोलेंगे, ठीक है, इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये, एक तो आउटर लेयर जिसे ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे और इनर ग्रुप ऑफ सेल जो हैं वो क्या रहेंगी, इससे अटैच होंगी ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है, अटैच होंगी ट्रोफोब्लास्ट से और इन्हें बोलेंगे इनर सेल मास, क्लियर है बात, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम, ध्यान रखिएगा ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर है, वो अटैच हो जाएगी किससे, अटैच टू दी एंडोमेट्रियम, और इनर सेल मास क्या करेगी, अब डिफ्रेंशिएट करेगी और एज दी एम्ब्रियो में क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट, जब अटैच हो जाएगी ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है किससे, एंडोमेट्रियम से, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो गई, तो यूट्राइन सेल जो रहती है वो डिवाइड करेगी रैपिडली, यूट्रस की जो सेल्स हैं ना वो डिवाइड करेंगी रैपिडली और कवर कर लेंगी पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है, पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगी। अब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्टेड हो गया बेसिकली एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम किसकी, यूट्रस की, और इसी को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में इम्प्टेड हो जाना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। और अब हम बोल सकते हैं कि जब इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी, ठीक है, अब जेस्टेशन पीरियड आएगा 9 मंथ तक का, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, ब्लास्टुला, ठीक है, मॉरुला 8 to 16 ब्लास्टोमियर को ही बोलते हैं मॉरुला, ठीक है। मॉरुला डिफ्रेंशिएट हुआ आपका ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो दो लेयर्स में डिवाइड हो गई, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट जो रहती है वो अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, ठीक है, और यूट्रस की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी और ये पूरे के पूरे कवर कर लेंगे ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को। तो इनके बीच ना अब प्लेसेंटा का निर्माण होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो देखिए आफ्टर इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट से इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होंगे ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, जो आउटर लेयर थी, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की, जिसे बोलेंगे कोरियोनिक ब्लाई। तो कोरियोनिक ब्लाई और कुछ नहीं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर के, ठीक है, विच आर सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू, जो कि सराउंड होंगे किससे, यूट्रस के टिश्यू से सराउंड होंगे, और मैटरनल ब्लड होगा यहाँ पर, ठीक है। कोरियोनिक ब्लाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर, ध्यान रखिएगा कोरियोनिक ब्लाई जो किसका है, बेसिकली एम्ब्रियो का पार्ट है कोरियोनिक ब्लाई, और यूट्राइन टिश्यू जो मदर से आया, ठीक है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना लेंगे एम्ब्रियो की, फीटस की, जिसे क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है। तो किस किस के बीच ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, एक तो फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच, ठीक है, किस किस के द्वारा बनी हुई, कोरियोनिक ब्लाई ऑफ फीटस एंड यूट्राइन टिश्यू किसका, यूट्राइन टिश्यू मैटरनल बॉडी का, क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लेसेंटा के फंक्शन कुछ देख लेते हैं। देखिए प्लेसेंटा फैसिलिटेट करती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, ध्यान रखिएगा प्लेसेंटा ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी एम्ब्रियो को, और ये जो एम्ब्रियो रहता है इसका जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं
इसको रिमूव करने का काम भी करेगा, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं किससे, बाय दी एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटिव बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या करेगी, रिमूव करेगी और सप्लाई करेगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का। कौन, प्लेसेंटा। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ध्यान रखिएगा, जो प्लेसेंटा है वो कनेक्ट कर रही है एम्ब्रियो को कौन से कॉर्ड के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या है, ये हेल्प्स कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम दी एम्ब्रियो। एक तो पहुंचा रहा है एम्ब्रियो तक और एक वहाँ से ला रहा है बेस्ड प्रोडक्ट को, ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा का काम एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी है, मतलब वो हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज करेगी, प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, जैसे HCG हार्मोन रहता है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हो गया, HCG हो गया, HPL हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये 4 हार्मोन ध्यान रखिएगा कौन कौन से, प्लेसेंटा के द्वारा HCG, HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। इसके अलावा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कुछ फेज बाद क्या होगा कि एक हार्मोन रिलैक्सन और सीक्रेट होता है, जो ओवरी के द्वारा सीक्रेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ओवरी के द्वारा ये रिलैक्सन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका HCG, HPL एंड रिलैक्सन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अंडरलाइन कर लीजिएगा पॉइंट को कि HCG हो गया, HPL हो गया, ये दोनों प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होते हैं और रिलैक्सन ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये तीनों हार्मोन्स वुमेन्स के अंदर तभी प्रोड्यूस होते हैं जब वो वुमेन क्या हो, प्रेग्नेंट हो चुके होंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी में हो, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही ये तीनों हार्मोन रिलीज होते हैं। In addition, during the pregnancy, the level of other hormone, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनके भी इंक्रीज लेवल हो जाते हैं, ठीक है, मैटरनल ब्लड के अंदर ये भी ज़्यादा मिलने लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये भी पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा आपका कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, इनके भी लेवल क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग दी फीटल ग्रोथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इनके रिलीज़ के कारण, हाँ, रिलीज मैटरनल ब्लड, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होने के कारण ये सपोर्ट करता है फीटल ग्रोथ को, ठीक है, और मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर और मेंटेन करेगा ये प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो ये देखिए, ये डायग्राम यहाँ पर एम्ब्रियो दिखाया गया है। एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें प्लेसेंटा को कनेक्ट करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड दर्शाई गई है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड दर्शाई गई है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो चुका है, ठीक है, द इनर सेल मास। अब इनर सेल मास जो एम्ब्रियो था, इनर सेल मास का, इनर सेल मास या एम्ब्रियो वो डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म। तो अब इनर सेल मास डिवाइड किया और उसने आउटर लेयर एक्टोडर्म बना ली और इनर लेयर कौन सी, एंडोडर्म बना ली, ठीक है। और एक बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में भी एक लेयर आ जाएगी कुछ देर बाद, जिसे बोलेंगे मीजोडर्म, ठीक है। दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू। ध्यान रखिएगा, इन तीनों जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है, इन तीनों से ही सारे के सारे टिश्यू का क्या होगा, निर्माण होगा। ऑल ऑर्गन्स, एडल्ट के सभी ऑर्गन्स का निर्माण होगा इसी से, सभी टिश्यू या ऑर्गन्स का, ठीक है। इट नीड्स टू मेंशन हायर इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल स्टेम सेल। ध्यान रखिएगा कि इनर सेल मास के अंदर कुछ ऐसी सेल होती हैं जो सभी के सभी टिश्यू और ऑर्गन्स बना सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं, जो कि जिनमें पोटेंशियल है गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। सभी सेल्स और ऑर्गन्स बना सकते हैं, सभी टिश्यू और ऑर्गन्स बना सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, जो कि कहाँ, इनर सेल मास के अंदर है, ठीक है, क्लियर है बात। फिर इसके बाद आपका देखिए, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ, अब देखिए, हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आपका कि तो क्वेश्चन पूछा गया जैसे व्हाट आर दी मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये फीचर्स बताए गए हैं यहाँ पे कि डिफरेंट प्रेगनेंसी के मंथ में क्या क्या डेवलप हो रहा होगा। तो देखिए, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी जो है 1 मंथ की हो जाए, तब एम्ब्रियो के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे हार्ट फॉर्म हो जाएगा एम्ब्रियो का। फिर इसके बाद, हाँ, एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो गया तो जो फर्स्ट साइन होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो गया, तो फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस
और इसको नोटिस कर सकते हैं लिसनिंग दी हार्ट साउंड केयरफुली बाय स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हम उसके हार्ट साउंड सुन सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म हो गया। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, ध्यान रखिएगा सेकंड मंथ के जस्ट लास्ट में प्रेगनेंसी के, तब फीटस का लिम्ब एंड डिजिट्स, ठीक है, लिम्स मतलब हैंड्स हो गए, ठीक है, हाथ पैर, और डिजिट्स मतलब उंगलियां, ये सब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 मंथ के लास्ट में एंड में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, ज़्यादातर ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि बताया गया लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ पे हार्ट फॉर्म हुआ, सेकंड मंथ के लास्ट में क्या, सेकंड मंथ के लास्ट में डिजिट्स एंड लिम्स, ठीक है, डिजिट्स एंड लिम्स डेवलप हो गए। थर्ड मंथ के लास्ट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक बोल दो, इसके एंड में मोस्ट ऑफ दी मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो गए। ठीक है, जिसके अंदर लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन आ गए। इसके बाद फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस और अपीयरेंस ऑफ हेयर कब आते हैं, ड्यूरिंग दी 5th मंथ। तो पाँचवें महीने पर जो फीटस है उसका सिर बन जाता है, ठीक है, हेड बन जाता है, और हेड के ऊपर बाल आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट, हाँ, फीटस के हेड आ जाता है और उसके ऊपर हेयर्स आ जाते हैं, और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस भी यहीं पर दिखाई देता है। ठीक है, कौन से मंथ पे, 5th मंथ पे। ठीक है, इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर या 24 वीक बोल दो, या फिर 6th मंथ बोल दो। ठीक है, 6वें महीने के लास्ट तक बॉडी के ऊपर पूरे हेयर आ जाते हैं, बॉडी इज़ कवर्ड बाय विथ फाइन हेयर्स। ठीक है, इसके अलावा आईलिड सेपरेट हो जाती है, आईलेसेस आर फॉर्म, आईलिड सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, आंखें अच्छे से खुल जाएंगी, और आईलेसेस जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, और लास्टली 9 मंथ के लास्ट में, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ और प्रेगनेंसी फीटस फुली डेवलप हो जाएगा और ये रेडी है अब डिलीवरी के लिए। क्लियर है बात? तो एकदम से फिर से देखिए, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। तो फर्स्ट मंथ पे हार्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, सेकंड मंथ के लास्ट में, क्या, लिम्ब और डिजिट्स का निर्माण हो गया। ठीक है, लिम्ब और डिजिट्स। थर्ड मंथ या 14 वीक बोल दो, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, जैसे लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, फिर सेकंड सेकंड ठीक है, सॉरी सेकंड नहीं, अब 5th मंथ। ठीक है, 5th मंथ पर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस देखने को मिला। इसके अलावा सर पे बाल आ गए, ठीक है, सर बन गया, हेड बन गया, और सर पे बाल भी आ गए उसके। ठीक है, फिर इसके बाद बाय द एंड ऑफ 6th मंथ या सेकंड ट्राइमेस्टर बोल दो, या 24 वीक बोल दो, ठीक है, पूरी बॉडी पर हेयर्स आ गए, बॉडी कवर हो गई हेयर से, आईलेट्स सेपरेट हो गए, आईलेसेस फॉर्म हो गए, और 9 मंथ के लास्ट में फीटस जो है वो फुली डेवलप हो गया और वो रेडी है अब डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस बची है पार्चुरेशन, लैक्टेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या, एवरेज ड्यूरेशन हमें पता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का कितना होता है, 9 मंथ होता है। ठीक है, जिसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे यूट्रस के अंदर। ठीक है, बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कॉज करेंगे एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, डिलीवरी कराएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस कॉल्ड पार्चुरेशन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, पार्चुरेशन इंड्यूस होता है, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंड्रोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, ये सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट होते हैं फुली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा एंड दी प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सिग्नल कहाँ कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। तो एक तो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, दोनों से क्या होते हैं, सिग्नल ऑरिजिनेट होंगे, जो कि इंड्यूस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, जैसे ही थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये रिलीज़ करेगा, ये ट्रिगर किसको करेगा, ऑक्सीडेशन को। ठीक है, फ्रॉम दी मैटरनल पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रहती है वो हार्मोन सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन, तो वहाँ को वो ट्रिगर हो जाएगा, और वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारा ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्राइन मसल पे और कॉज करेगा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पे काम करेगा, स्मूथ मसल जो रहती है मायोमेट्रियम में, वहाँ पर जाएगा ऑक्सीटोसिन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है,
विच टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ये कॉन्ट्रैक्शन से फिर से ये स्टिमुलेट हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स हो रहा है। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकला, ऑक्सीटोसिन गया मायोमेट्रियम में, ठीक है। मायोमेट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम ने क्या यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया। अब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं ना, तो ये फिर से जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्ट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है कि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। तो इसके कारण से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे और इसके द्वारा एक्सपल्सन बाहर निकल आएगा बेबी, ठीक है, फ्रॉम द यूट्रस थ्रू दी बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल बताया था, सर्वाइकल कैनाल और बेजाइना को मिला के बोलते थे बर्थ कैनाल, जिसे क्या बोलते हैं हम, पार्चुरेशन बोलते हैं। तो एक्सपल्सन हो गया बेबी का, क्लियर है बात, ठीक है। फिर इसके बाद मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। अब मेमरी ग्लैंड्स में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्टार्ट हो जाएगा प्रोड्यूसिंग मिल्क, ठीक है, टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड तक मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस, ठीक है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। इसे क्या बोलेंगे, लैक्टेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स दी मदर इन फीडिंग दी न्यूबॉर्न। इसके कारण से मदर फीड करा सकती है न्यूबॉर्न को, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इनिशियल फ्यू डेज में लैक्टेशन के इनिशियल टाइम पर कुछ दिन तक जो मिल्क रहता है उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी जो इसेंशियल टू डेवलप, जो इसेंशियल हैं रेजिस्टेंस फॉर दी न्यूबॉर्न बेबीज़, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज़ को रजिस्टर रखने के लिए क्या है, इसेंशियल हैं ये एंटीबॉडीज़, जो कि किस में मिल रही हैं, कोलेस्ट्रम में, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। अगर हेल्दी बेबी चाहते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग हर डॉक्टर, ठीक है, बोलता है कि पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, ठीक है, इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ के लिए, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर आपका एंड है। देखिए ज़रा इसकी समरी भी देख ही लेते हैं। तो बताया था मैंने, ह्यूमन्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और बेबी पैरस होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मेल से एक्सेसरी डक्ट होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या होती थी, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती थी, ठीक है। हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो रहती थी वो लाइन होती थी 2 सेल से, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होती थी, मियोटिक डिवीजन होते थे और फाइनली फॉर्मेशन होता था स्पर्म का। जबकि सर्टोली सेल जो होती थी वो क्या करती थी, न्यूट्रिशन देती थी मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है। लेडिक सेल जो होती थी वो आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती थी, जो जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते थे, उसमें प्रेजेंट होती थी लेडिक सेल, जो कि सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट करती है एंड्रोजन हार्मोन को, जो टेस्टिस से निकल रहा है, इसलिए टेस्टिकुलर हार्मोन बोलते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटल या पेनिस होता है, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या, तो वो एक पेयर ओवरीज का, एक पेयर ओविडक्ट का, एक यूट्रस, सिंगल वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है, और एक पेयर मेमरी ग्लैंड्स का होता था। ओवरी प्रोड्यूस करती थी फीमेल गैमिट ओवम को, और स्टेरॉयड हार्मोन एफएसएच एंड एलएच रिलीज करेगी, ठीक है। सॉरी सॉरी स्टेरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। इसके बाद ओवेरियन फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेजेस बताया था, इमिटेट हो जाएगा स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना फीमेल एसेसरी डक्ट होती थी, ठीक है। यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स थी, पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर वाली थी, एथिन होती थी, मायोमेट्रियम ये थिक होती थी, स्मूथ मसल से बनी होती थी, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम बताया था। एंडोमेट्रियम के कारण से साइक्लिकल चेंजेस होते थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती थी। मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार थी ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस होती थी, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स का क्या, फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के कारण से फॉर्मेशन होता था स्पर्म का, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट बाय द मेल एक्सेसरी डक्ट इन नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म इज कम्पोज ऑफ, अगर डायग्राम देखें तो हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता था, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमिट को oogenesis बोलते थे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स के अंदर क्या कहलाती थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती थी
प्यूबर्टी से, ठीक है। जब ओवुलेशन होता था तो एक ही ओवम रिलीज होता था एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। फिर इसके बाद लिखा है कि साइक्लिकल चेंजेस होते थे ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो इंड्यूस करते थे चेंजेस इन दी लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। आफ्टर कोइटस या कॉपुलेशन के बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा और एम्पुला तक पहुंचेगा, जहाँ पर क्या स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को और इससे क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। प्रेजेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम इन दी स्पर्म डिटरमाइन करता था सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम इन दी स्पर्म। फिर इसके बाद जाइगोट के अंदर क्या होता था, माइटोटिक डिवीजन होता था और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता था। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता था जिसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ फुली डेवलप फीटस हो जाता था और फाइनली डिलीवर हो जाता था, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते थे, पार्चुएशन बोलते थे, जो कि इंड्यूस होता था कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन ये सब हार्मोन्स के जिम्मेदार रहते थे। मेमरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड सीक्रेट करती थी मिल्क, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। न्यूबॉर्न बेबी फेड मिल्क बाय द मदर, लैक्टेशन बोलते थे जिसे, और ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ ऑफ ग्रोथ। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चैप्टर अब आपको अच्छे से आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।